बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी वेडनेसडे 6 टू 7 पीएम मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका केस कोर्ट में पेंडिंग है या आपकी एप्लीकेशन होमवर्क के साथ आपने अप्लाई किया हुआ है या फिर आपको कोई डिटेल एडवाइस चाहिए, तो उसके लिए मेरी तमाम व्यूअर को, कॉलर्स को और हमारे क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट होती है कि आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके फिजिकली किसी लोकल फॉर्म में चले जाएं। अगर हमसे मिलना चाहें तो मोहम्मद रियाज गुल, आप लॉ सोसाइटी से, सोशल मीडिया से, तो आप हमारी डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि ये प्रोग्राम लाइव है, टाइम शॉर्ट है और रीज़न ये होती है कि हम लोग जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई पता नहीं कि आपने कब उस केस के बारे में अप्लाई करना है। अगर उस वक़्त लॉ चेंज हो जाए या कोई और चीज़ें चेंज हो जाएँ, तो फिर एज़ अ डिस्क्लेमर हम कहते हैं कि जब भी आप एप्लीकेशन करें, या तो आप खुद एज़ अ एक्सपर्ट हों या आप किसी से मशवरा कर लें, और या फिर जो फाइनली होता है कि आप किसी न किसी वकील को हायर कर लें ताकि वो आपकी एप्लीकेशन करे और फिर आपकी एप्लीकेशन में या आपके जो रिज़ल्ट हैं उसमें कोई नेगेटिव डिसीजन ना आए। इमिग्रेशन का ये है कि अगर अल्लाह ना करे किसी वजह से आपका एक दफ़ा डिसीजन रॉन्ग होता है या आपके फ़ेवर में नहीं जाता, तो फिर हायर कोर्ट में भी उस जो पहला डिसीजन है उसका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट रहता है। तो इसलिए इसमें एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। कोशिश करें कि कॉन्फिडेंट हों, आपको कॉन्फिडेंस हो और आप इतने कॉन्फिडेंट हों कि येस कि आप 100% आप ठीक कर रहे हैं, या फिर किसी भी एक्सपर्ट से एडवाइस ले लें, तो मेरे ख़्याल में आपके लिए बेहतर होएगा। साथ ही साथ आज की हम कॉल लेंगे और डिस्कशन करेंगे कि मैटर में क्या जा रहा है। हेलो। हेलो जी, मुझे सवाल पूछना है। जी मैडम, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका जी? जी, मेरी बेटी का शादी करनी है और लेकिन वो इंडिया से लड़का आया है ना, वो स्टूडेंट है और राइट वो लंदन में स्टडी करता है राइट। और मेरी बेटी कोवेंट्री से है। तो क्या उनकी शादी हो सकती है या कोई प्रॉब्लम हो सकता है? और आपकी जो बेटी है वो काम करती है, जॉब कर रही है मैडम? हाँ, वो पार्ट टाइम करती है। ओके, राइट। नो प्रॉब्लम। कोई और सवाल आपके माइंड में है जी? सॉरी? आप टीवी पे आंसर सुने, मैं आपको टीवी पे रिप्लाई करता हूँ जी, ठीक, ताकि आपकी फिर आपको साफ आवाज़ आएगी जी। हाँ, ठीक है। ओके, देखें, अगर कोई यहाँ बंदा, कोई पर्सन जो स्टूडेंट है वो ब्रिटिश सिटीजन से शादी करता है तो बिल्कुल उसके पास राइट है, वो यहाँ पे शादी रजिस्टर करवा सकते हैं। जब आप शादी रजिस्टर करवाते हो तो जो रजिस्ट्रार है वो 3 चीज़ों को हमेशा कंसिडर करते हैं। नंबर 1 के जो यहाँ पे इमिग्रेंट है, उसके पास वीज़ा है और उसका जो वीज़ा है वो स्विचेबल है। जैसे स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट के पास वैलिड लीव है और स्टूडेंट के पास राइट है कि वो विद इन कंट्री अपनी शादी को रजिस्टर करवा के यहाँ पे एज़ ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश सिटीज़न वो यहाँ स्विच कर सकता है। नंबर 2 उसका जो कंसर्न है कि ये चेक करना रजिस्ट्रार का कि आप दोनों फ्री हो या एक स्पेसिफिक जो एज है, जो 18 साल से अबव आपकी एज है। नंबर 2, अगर आपकी पहले शादी है तो आप फ्री हो, आपकी डिवोर्स हो गई है। अगर फर्स्ट टाइम शादी है तो ये सेकंड पार्ट उनका रजिस्ट्रार का चेक करने का, वो ये उनका स्टेटस होता है। थर्ड, आपकी इंटेंशन। पॉसिबल है कि वो 1-2 सवाल पूछे कि आप कब मिले थे, कैसे मिले थे, लेकिन इन 3 चीज़ों को चेक करते हुए रजिस्ट्रार आपकी शादी रजिस्टर कर लेगा। अब जो आपका सवाल था कि जो लड़का है वो लंदन में है और जो उसकी वाइफ, फ्यूचर वाइफ है, जो आपकी बेटी है वो कवेंट्री में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने जो कंसर्न वो ये है कि आप क्योंकि यहाँ पे सेटल्ड हैं, कवेंट्री में रहते हैं, आप लोकल जो रजिस्ट्रार ऑफिस है कवेंट्री के अंदर उनको कॉल करें, उनको बताएं कि जो फ्यूचर हमारा सन इन लॉ है वो रहता है लंदन में ड्यू टू हिज स्टडी, बट वी वांट टू रजिस्टर आवर मैरिज इन द कवेंट्री ऑफिस। तो वो आपको एक अपॉइंटमेंट देगा। उस अपॉइंटमेंट पे दोनों जो फैमिली मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ, उन दोनों ने अपना प्रूफ ऑफ आईडी लेके जाना है
और प्रूफ ऑफ स्टेटस होएगा, और साथ अगर उनके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस हो तो वो भी दे दें, क्योंकि रीज़न ये है कि जब लड़का अपने दोस्तों को जो बारात जिसको बोलते हैं लेके जाएगा, तो वो कवेंट्री जाएगा तो फिर उनकी शादी वहाँ पे रजिस्टर होएगी। अब सेकंड पार्ट आएगा कि जब आपकी शादी रजिस्टर हो जाती है, निकाह या जो भी आप रिलीजियस मैरिज है वो भी कर लेते हो, तो रजिस्टर्ड मैरिज के बाद आपने जो सबसे मेन जो यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है वो ये कि आप हस्बैंड और वाइफ दोनों कहाँ पे रहेंगे। अगर वो कम्युनिटी में रहेंगे तो ऑफ कोर्स उनका अकाउंट होएगा कि उन्होंने इकट्ठे रह रहे हैं, उनका एड्रेस देंगे और तमाम जो चीज़ें होंगी। बट जब वीज़ा रहे हो उस वक़्त शादी के फ़ौरन बाद उन दोनों का इकट्ठे रहना मस्ट है। ठीक? एक इश्यू आता है कि वो कहता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, जब तक वीज़ा नहीं आता, मैं अपने आप को ओवरसीज़ इल्लीगल नहीं करना चाहता। मैं अपनी स्टडी कैरी ऑन रखूँगा। मीन टाइम मेरी एप्लीकेशन विद द होम ऑफिस पेंडिंग है, और जब हमें वीज़ा लग के आ जाएगा वैसे मैं मिल रहा हूँ, लेकिन क्लासेस अटेंड कर लंदन आऊँगा, स्टे मैं कमेंट्री करूँगा। तो येस, ये एक जेन्युइन रीज़न है। वो रहेगा कमेंट्री में, अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए 2-3 दिन के लंदन आ सकता है। अगर वीकेंड भी अपने फैमिली के साथ गुजारता है तो एक्सेप्टेबल है। बट जब कभी अगर इमिग्रेशन या होम ऑफिस उसको वेरीफाई करने देते हैं, फ़ोन करते हैं, या वो फिजिकली आके चेक करते हैं क्या इकट्ठे रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, तो जो आपका जो जो फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर दें। होम ऑफिस बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करता है, और जब वीज़ा मिल जाए फिर देखिए लड़की ने लंदन में रहना है या लड़के ने कम्युनिटी में रहना है, तो कोई इशू नहीं आएगा। या फिर शादी के फ़ौरन बाद लड़की उसके साथ लंदन में मूव हो जाए, और वहाँ पे वो अपनी स्टडी भी करता रहेगा, लड़की अपनी जॉब करती रहेगी, और उन दोनों का रिलेशनशिप भी जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये दोनों सूरतों में आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब जो मेन पार्ट आ रहा है, आपने रिलेशनशिप के पार्ट को तो फुलफिल कर लिया। अब यहाँ पे सवाल जो आएगा वो ये आएगा कि अगर आपने जो बाकी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है। अगर आप ये कहते हो कि आपकी जो बेटी है वो पार्ट टाइम काम करती है, जबकि अंडर द इमिग्रेशन लॉ आपने एस्टेब्लिश करना है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ की जो इनकम है वो मोर देन 18,600 से अबव होनी चाहिए। अब यूँ समझें कि अगर आपकी बेटी लेट्स से पार्ट टाइम काम करती है और वो 800 पाउंड या 1000 पाउंड अर्न कर रही है, और जो उसके हस्बैंड हैं वो भी स्टूडेंट हैं, लेकिन उनको 20 आवर काम करने की इजाज़त है, और 20 आवर से उसकी इनकम भी उनकी इनकम और लड़की की मिला के अगर दोनों की इनकम भी 18,600 से अबव होगी, तो फिर भी वो क्वालिफाइड करते हैं कि उनको यहाँ पे वीज़ा मिल जाए। तो इसलिए, और साथ ही साथ जो लड़का है उसे फिर इंग्लिश पास करना होएगा। तो 3 मेन रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 रिलेशनशिप, नंबर 2 आपके पास अकोमोडेशन, और थर्ड लड़के ने इंग्लिश पास की है और उनकी जो इनकम है वो 18,600 से अबव है, तो उनको यहाँ पे विद इन कंट्री वीज़ा मिल जाएगा। आपके पास राइट है कि आप नॉर्मल अप्लाई कर दें, जो 3 से 4 माह में डिसीजन आ रहा है, या अगर फास्ट ट्रैक में डालते हो तो विद इन 24 आवर्स और विद इन 5 डेज़ में आपको वीज़ा मिल जाता है। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम है अदील है। मैंने आपसे ये पूछना है कि मेरे पास 2009 से इंडेफिनिट स्टे है यहाँ पे, तो अब नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे? ओके, 2009 से आपके पास इंडेफिनिट यूके में, राइट? जी। हाँ ठीक है मेरे भाई, अगर आपके पास 2009 से इंडेफिनिट है तो अब नेशनलिटी के लिए आप टीवी पे यहाँ से सुन सकते हैं। कॉल बंद कर दें, बेशक टीवी पे चले जाएं। अगर आपने जब नेशनलिटी अप्लाई करना होता है तो आपको 2 मेन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। नंबर 1 इंग्लिश, जिसमें 2 सर्टिफिकेट्स आते हैं, एक लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना है और दूसरा अपने B1 का एग्जाम पास करना है। अगर आपने ऑलरेडी लाइफ इन टेस्ट पास किया है तो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, आप उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने B1 2009 में किया था तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो एक्सपायर हो गया, या वो जो कॉलेज था वो अभी लिस्ट पे है, या अगर आपने यूके से मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन किया है तो फिर आपको इंग्लिश एग्जेम्प्ट होएगा। और दूसरा जो पार्ट है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश रिक्वायरमेंट, वो ये साबित करना है कि आपने लास्ट 10 ईयर से हमेशा यहाँ पे लीगल रहे हो, और आपने कभी भी मोर देन 90 डेज से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री टाइम नहीं गुजारा, और आपका जो करेक्टर है वो नीट एंड क्लीन है।
आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई काउंटी कोर्ट जजमेंट, सीसीजे या कोई चार्जेस या कोई क्रिमिनल मैटर नहीं है। अगर आपके खिलाफ कोई चीज़ अनफॉर्चुनेटली इवन रोड ट्रैफिक ऑफेंसेस भी थे, तो उनके लिए 2 साल का टाइम, 3 साल का बार होता है। तो आप चेक कर लें आपकी जो कैरेक्टर हिस्ट्री और साथ ही साथ आपका यहाँ से यूके से एब्सेंस, ये 2 चीज़ें मैटर करती हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो अगर ये चीज़ें पूरी हो रही हैं तो बिल्कुल आपके पास राइट है, आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन करेंगे, जिसको नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो अप्लाई होएगा और उसको अगेन 3 से 4 माह में वो डिसाइड कर रहे हैं। और उसके बाद जब आपको मिल जाएगा, फिर आप जाके लोकल अपने ऑफिस में वहाँ पे सेरेमनी को अटेंड करोगे और सर्टिफिकेट के बाद अपना पासपोर्ट अप्लाई करोगे और आपको यहाँ पे यूके का पास मिल जाएगा। लेकिन सबसे इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है, वो मेक श्योर कर लें कि लास्ट 10 ईयर्स में कभी आप इलीगल नहीं हुए और आज के दिन आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई काउंटी जजमेंट नहीं है। ये अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऐसी बात है तो आप ना बता सके या उस वजह से आपको रिफ्यूज़ कर दिया, तो जो आपकी फ़ीस होएगी वो फिर ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि आजकल आई थिंक अबाउट 1300 पाउंड इसकी उसकी फ़ीस है। अगर आप वो पे करते हो तो अपार्ट फ्रॉम समथिंग वो 80 पाउंड सिर्फ जो होते इस तरह के वो वापस करेंगे, अदरवाइज जो सारी फ़ीस है वो रिफंडेबल नहीं होएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए ये बात इसलिए थोड़ी-सी मैं आई थिंक एक्सप्लेन करता हूँ इस मामले पे कि कुछ लोग सम टाइम हम लोग इसको ईज़ी ले जाते हैं, जो कि कैरेक्टर के ऊपर होम ऑफिस की क्लियर एंड ऑथेंटिक उनकी पॉलिसी है कि जो बंदा नेशनलिटी अप्लाई कर रहा है, उसका जो कैरेक्टर है वो इंतहाई नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके खिलाफ किसी किस्म की काउंटी कोर्ट जजमेंट, कोई क्रिमिनल क्वेश्चंस, कोई पुलिस का जजमेंट या अनफॉर्चुनेटली इवन रोड ट्रैफिक ऑफेंस की जो पेनल्टी लगती है, उस पे भी सम टाइम वो इस बात के पास राइट है कि वो आपकी नेचुरलाइजेशन को स्टॉप कर सकते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जो नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट है या ब्रिटिश नेशनलिटी है, ये होम ऑफिस की टोटली देयर एंटायर डिस्कशन है कि वेदर दे अलाउइंग और नॉट। लेकिन लॉ में क्या होता है कि मोस्ट लाइकली जो लोग क्वालिफाइड कर रहे होते हैं उनको वो अलाउ कर देते हैं, बट इनकी अगेन उनके पैरामीटर्स और इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी टफ हैं। वो एक एक टिक बॉक्स को चेक करते हैं ताकि किसी किस्म का कोई लूप होल ना बच जाए और ऐसे बंदे को हम ग्रांट ना कर दें जिसके खिलाफ किसी किस्म की जजमेंट हो। अगर जजमेंट है तो उसके ऊपर बार लगाते हैं कि आपने नेक्स्ट 5 ईयर्स नहीं करना। अगर आप आज से 10 साल पहले इलीगल थे तो उन्होंने कहा कि आप तब तक यहाँ पे अप्लाई करोगे जब तक एप्लीकेशन से 10 ईयर्स बिफोर तक आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर नहीं होती। तो अगर आपके लेट्स से आप 9 और 8 और 7 में कभी और से यहाँ पे थे या वीज़ा नहीं था, तो आपने अच्छा किया 9 से लेके 9 तक आपके 10 साल पूरे हो गए हैं, अब एक एडिशनल टाइम चल रहा है, तो वो इस बात को हमेशा काउंट करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो लोग और देखा इस केस में कि किसी लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस टेस्ट पास किया और साथ B1 का एग्ज़ाम पास कर लिया था जो 4 साल 5 साल पहले। लेकिन अब ये देखना है क्या वो सर्टिफ़िकेट वैलिड है? अगर तो वैलिड है तो बिल्कुल अप्लाई करें। अगर वैलिड नहीं है या किसी वजह से जिस आपने इंस्टीट्यूट से वो सर्टिफ़िकेट लिया था, वो इंस्टीट्यूट ही अब एग्ज़िस्टिंग नहीं कर रहा या किसी वजह से उसको होम ऑफिस ने अपनी एक जो एक्रेडिटेड लिस्ट है से निकाल दी है, तो फिर आप कहाँ स्टैंड करें? तो ये इसलिए नेशनैलिटी के टाइम आपको इंतहाई कॉन्शियस और केयरफुल होना पड़ता है, ताकि जब अप्लाई करें तो आपका किसी किस्म का मसला ना बने। अच्छा होता है कि कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर आपको इंडेफिनिट विदाउट लॉ के टेस्ट भी या अगर आपने B1 एग्ज़ाम नहीं किया था, उसमें मेन थी। नंबर 1 तो ये था कि जो लोग यूके के अंदर ने असाइल किया और वो रिफ्यूजी स्टेटस पे और रिफ्यूजी स्टेटस से फ्रॉम द रिफ्यूजी स्टेटस टू स्विचिंग टू द indefinite, that time there is no required neither for the life in UK nor for the B1 एग्ज़ाम्स। तो अगर आप दोनों एग्ज़ाम में से कुछ भी नहीं करते, सिर्फ़ ये प्रूव करते हो कि आपने यूके के अंदर अंडर द रिफ्यूजी स्टेटस 5 साल गुज़ारे हैं, तो आपको यहाँ पे इंडेफिनिट मिल जाएगा
लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती जब तक आप लाइफ इन यूके B1 पास नहीं करते। इसी तरीके से सेकंड कैटेगरी ये है कि अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं, तो यूरोपियन नेशनल को यूके के अंदर एक ये ख़ास एक समझ लें फेवर थी या एक प्रोविज़न था कि अगर आप 5 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट अप्लाई करते हो, इस परमानेंट सेटलमेंट अप्लाई करते हो, व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू द ILR, तो उस वक़्त आपको अगर लाइफ इन B1 नहीं पास करोगे, तो तब भी यहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो लेते हैं साथ ही नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए सर। बेसिकली मैं एक स्टूडेंट हूँ, बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। राइट। तो मैंने सिर्फ ये पूछना था कि अगर बंदा एज ए स्टूडेंट आया हो और क्या वो अपनी फैमिली को बुला सकता है इधर, मींस अपने पेरेंट्स को अगर बुलाना चाहे तो बुला सकता है? ये सर मैंने पूछना चाह रहा था। ओके, क्यों बुलाना? कोई आपकी सेरेमनी है या अभी आप आए हो? क्या रीजन है? व्हाई यू वांट टू कॉल योर पेरेंट्स? जी जी, अभी आए हूँ तो कन्वोकेशन के लिए अगर बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं, और इसके लिए क्या चीजें शो करनी पड़ती है? ठीक है, राइट। थैंक यू। आप मेरा भाई टीवी पे आंसर सुने जी। राइट। अब पहली बात तो ये है कि जो स्टूडेंट यूके में आता है उसने एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन एक अंडरटेकिंग दी है कि आई हैव फुल एंड एंटायर इंटेंशन टू गो टू द यूके और टू कम टू द यूके to complete my course or whatever education he is going to, and he have full intention to leave the country within authorized times. जरूर में आते हैं, अगर आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स को बुलाते हो तो उसकी रीज़न देनी। अगर आपको हुए हैं मैं अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाह रहा हूँ, आएंगे मुझे मिलेंगे, तो दिस इज नॉट अ रीजनेबल रीजन या कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सेकंड ये कहते हो कि सर्कल ही आ रहे हैं, दिस इज नॉट अगेन। बट अगर आप अपनी एजुकेशन साल 2 साल आपने स्टडी किया, आपने पास कर लिया, अब आपका कॉन्वोकेशन आता है, आपको सर्टिफिकेट मिला, तो यस ये एक प्रेस्टिजियस ओकेजन, ये एक आता है टाइम जिसके ऊपर हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि लो जी मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ किया मेरे लिए, एंड मैं चाहता हूँ कि इस टाइम पे मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हों। उस वक़्त ज़्यादा चांसेस स्ट्रॉन्ग होता है उनको वीज़ा मिलना। ऑफ कोर्स जो इंडिविजुअल है, जो भी एप्लीकेंट होगा, वो आपके मदर हैं या फादर हैं, जब अप्लाई करेंगे तो उनकी सारी चीज़ें काउंट होएंगी, लेकिन उसके बावजूद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी जो तमाम जो स्पॉन्सर है ये मैटर करता है। अब आपके कॉन्वोकेशन के लिए आप उनको बुला रहे हो, यूनिवर्सिटी से आपको लेटर लेना पड़ेगा, और जब आप कॉन्वोकेशन के लिए बुक करते हो तो आपको कार्ड मिलते हैं। नॉर्मली ईच पर्सन इज एंटाइटल्ड टू गेट 2 कार्ड्स, लेकिन फिर भी अगर आपने एडिशन लेनी तो आप पे करके ले सकते हो। अब आप यूनिवर्सिटी से लेटर ले लें, आपका सर्टिफिकेट होएगा, साथ जो स्पॉन्सर लेटर आपको कार्ड मिले वो लगाएंगे, और ये आपका ये साबित होगा कि आपके पेरेंट्स आपके ओकेजन को अटेंड करने आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सेकंड पार्ट आता है वो उनकी और आपकी एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। नंबर 1, क्या आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है टू अकोमोडेट देम ड्यूरिंग देयर स्टे इन द यूके? आप उनको होटल बुक करवा सकते हैं, और घर में जगह है तो वहाँ से रूम में रख सकते हैं। थर्ड, वुड यू बी एबल टू बी मेंटेन योरसेल्फ एंड योर फैमिली विदाउट रिकोर्स ऑफ पब्लिक फंड? क्या आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास सफिशिएंट सेविंग है, आपके जो पेरेंट्स हैं क्या उनके पास सेविंग या रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है? अब थर्ड आएगा जो एप्लीकेंट हैं, जो कि आपके पेरेंट्स हैं, क्या उनकी सोशल, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टाइज है अपने होम कंट्री में? हाउ दे कैन फाइंड आउट दे हैव फुल इंटेंशन टू लीव द कंट्री विद ऑथराइज्ड टाइम? तो ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जॉब कर रहे हैं, जॉब के डॉक्यूमेंट्स, अगर उनके पास प्रॉपर्टीज हैं तो प्रॉपर्टी, अगर उनके पास कुछ और उनकी कमिटमेंट हैं तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, जिससे ये साबित होएगा कि क्योंकि इन्होंने यूके में सिर्फ और सिर्फ सैर के लिए जाना है, and they have a solely and entirely intention to attend the ceremony, and they have full intention to leave the country within authorized times. If you can establish all this stuff, then easy for them to get the visa, और उसमें जो इमिग्रेशन फीस होता है वो वेरी कंफर्टेबली जो डिसीजन है वो आपकी फेवर में देता है। कुछ लोगों का ये देखा गया है कि अगर सपोज करें आपने लेटर ले लिया यूनिवर्सिटी से
आपके कॉन्वोकेशन इन्विटेशन आपका आ गया, टिकट आपने साथ लगा ली, अब आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, या आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिससे ये साबित हो कि जो इंडिविजुअल आ रहे हैं वो अपने आप को देयर ओन सोर्स से मेंटेन अकोमोडेट कर सकते हैं, या एज ए स्पॉन्सर आपके पास भी कुछ नहीं है कि आप उनको विदाउट गोइंग रिकोर्स टू द पब्लिक फंड यू कैन मेंटेन अकोमोडेट देम। अगर ये सिचुएशन आएगी तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपके पेरेंट्स की एप्लीकेशन वो रिफ्यूज कर सकते हैं, रिगार्डलेस आपके पास यूनिवर्सिटी का लेटर है, कॉन्वोकेशन इन्विटेशन है, आपके पास पासेस हैं, तो फिर वो अकेले पासेस काम नहीं करेंगे। हर एप्लीकेशन की एक कोई कोर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो बेसिक हैं, जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो आजकल जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं, अगर अपने वो पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स के प्रूव करना कि कॉन्वोकेशन पे आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको फाइनेंशियली भी साबित करना कि वेल ऑफ है, और साथ उनके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है, और लास्टली दे हैव फुल इंटेंशन टू लीव द कंट्री विद इन थोड़ा टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो मेक श्योर करना कि तमाम डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो। अब इसमें एक और सवाल आता है कि अगर गॉड फॉरबिड ये एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है तो फिर आपके पास क्या रेमेडी बचती है? क्योंकि पहले था कि राइट ऑफ अपील होता था, आप अपील कर सकते थे, फिर लिमिटेड राइट ऑफ अपील आया कि जो लोग यहाँ पे सेटल हैं वो अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। अब तो ये है कि जो भी अप्लाई करेगा और जब उनका रिफ्यूज होएगा तो उनके पास सिर्फ एडमिन रिव्यू होएगा, जिसपे चांसेस वेरी लेस होते हैं, बहुत ही मतलब 1 ऑफ 100 जाके चांसेस हैं, और वो भी जब लगे कि इमिग्रेशन किसी ने कोई बिल्कुल इग्नोर कर दिया कोई फैक्चुअल चीज़ों को, या उसने कोई इंतहाई को ब्लंडर कर दी है जो कि नहीं होनी चाहिए डिसीजन के अंदर, तो फिर आपको एडमिन रिव्यू फेवर में जाता है, वरना मोस्ट लाइकली अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाए तो एडमिन रिव्यू भी हमने देखा है नेगेटिव ही जाता है, वो आपकी फेवर में नहीं जाता। लिहाजा जब भी कोई एप्लीकेशन करो ये जस्ट कीप इन माइंड कि राइट ऑफ अपील नहीं है, आपको फ्रेश एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, और जब भी आप फ्रेश एप्लीकेशन करोगे आपकी जो प्रीवियस एप्लीकेशन का जो रिफ्यूज़ल है, जो भी डिसीजन है, वो हमेशा उसके ऊपर अफेक्ट होता है। तो ये पार्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो विजिटर वीज़ा है उसके लिए हम लोग कहते हैं कि डोंट टेक इट ईजी। इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है जितनी एहतियात से करनी चाहिए, क्योंकि दो तरह की एप्लीकेशन होती हैं। एक एप्लीकेशन ये है कि कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। अच्छा, पॉइंट बेस्ड सिस्टम में ये मौज होती है कि अगर आप टिक बॉक्स हो रहे हैं, चीज़ें पूरी हो रही हैं, तो हार्डली द इमिग्रेशन ऑफिसर विल रिफ्यूज योर एप्लीकेशंस। बट कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जैसे ह्यूमर्स की एप्लीकेशन हो गई, आपकी फैमिली एप्लीकेशन हो गई, अब ये विजिटर एप्लीकेशन है, इसमें अगर इमिग्रेशन ऑफिसर ये लिख दे कि दे हैव अ डाउट एंड ही इज नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल बी रिटर्न फ्रॉम द यूके विद इन ऑथराइज्ड टाइम, तो उसकी एक जो सस्पिशन है या उसका जो डाउट है, ये ही आपके रिफ्यूज़ल के लिए सफिशिएंट है। इसलिए आपने जब अप्लाई कर रहे हो तो कोशिश करें कि डॉक्यूमेंटेशन में पूरी ऑथेंटिसिटी हो और लाइन द रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर डिसीजन लेते हुए कंफर्टेबल हो। नाज़रीन, आज हम बाकी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जो आजकल ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं या लोगों के जो सवाल होते हैं वो अगेन एंड अगेन स्पॉन्सर लाइसेंस की बात हो रही है, क्योंकि लास्ट ईयर समर के बाद जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि जो लोग यहाँ पे एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे और उनके पास राइट है कि वो अपनी डिग्री फिनिश करने के बाद उनको नंबर 1 पोस्ट स्टडी वीज़ा मिल सकता है, जिसको ग्रेजुएट स्कीम कहते हैं, और साथ ही साथ उनके पास राइट है कि वो विद इन कंट्री अपने आप को स्विच करके यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। अब सेटल होने के लिए जो मेनली जो रिक्वायरमेंट है वो मोस्ट चांस है कि आपको Tier 2 जो कि स्किल्ड वर्कर वीज़े के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए। इसकी 2 रीजंस हैं। एक, ब्रेग्जिट की वजह से यहाँ पे बहुत सारी स्टाफ की एम्प्लॉय की शॉर्टेज है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये है कि अब गवर्नमेंट ने यूके गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी एक उनका एक स्लोगन है कि बाय द ब्रेन्स,
कि जो लोग पढ़ने वाले हैं या पढ़ के आए हैं या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और अगर वो मतलब एक्सपर्टीज है किसी भी फील्ड में, तो उनको हायर किया जाए। हायर करने के लिए या उनको यहाँ पे उनकी जो सर्विसेज हैं या एक्सपर्टीज हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए एक ही ऑप्शन बचती है कि उनको यहाँ पे सेटल होने के लिए स्पॉन्सर लाइसेंस के अंडर यहाँ जॉब दी जाए और उसके बाद वो यहाँ पे सेटल्ड हो। अब इन सारी जो भी डिस्कशन हुई है, जो प्रपोजल हुई है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई गई, इन तमाम चीज़ों का जो एक कंक्लूजन वो ये था, या एक ऑब्जेक्टिव, जो फाइनल ऑब्जेक्टिव वो ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि नंबर 1 हमारे पास जो मैन पावर की शॉर्टेज है वो भी पूरी हो जाए, और लेकिन साथ ही साथ हम उन बंदों से ये फिल करें जो वाकई ही लेजिटिमेट वे के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और अपने उनके पास कुछ ना कुछ गेट्स हैं या एक्सपर्टीज हैं या उनकी किसी न किसी फील्ड के अंदर वहाँ पे उन्होंने अपने कोई एक्सपीरियंस किया हुआ है या उनकी क्वालिफिकेशन। अब रिगार्डलेस आपके पास पीएचडी है या मास्टर किया है या यहाँ से ऑनर किया है या आपका किसी भी हाई प्रोफाइल में आपका एक्सपीरियंस है, आपकी वो तमाम चीज़ें तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक आपके पास स्पॉन्सर लाइसेंस नहीं है। पहले यहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता था कि आपके पास, जिसको हम HSM भी कहते थे स्टार्ट में, कि आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आप स्पॉन्सर लाइसेंस वेदर आपके पास है या नहीं, आपके वो पॉइंट पूरे हो रहे हैं, यू आर क्वालिफाइड। लेकिन क्योंकि जब तक ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम यहाँ पे नहीं आता और आपको इन्हीं स्किल्ड वीजे के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। अब उसके लिए ऑफ कोर्स कि आपके पास एक्सपर्टी है, क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, यूके से आपने डिग्री की है, यूके से आपका एक्सपीरियंस है, पर आपको स्पॉन्सर लाइसेंस चाहिए। अब इसकी 2-3 ऑप्शंस होती हैं, ये 2-3 तरीके से लोगों ने काम कर रहे हैं यहाँ पे। हेलो जी, फरमाइए मेरे भैया, आप लाइव है, क्या सवाल आपका जी? जी, अच्छा, मैंने आपसे पूछना था कि मुझे ना यहाँ पे रहते हुए 9 साल हो गए। राइट, ठीक है, तो उसमें से मेरे जो है ना वो कुछ टाइम पीरियड है जो तकरीबन आप कहने के ऑलमोस्ट 22 साल बनता ना, तो वो मेरा टाइम पीरियड जो है उसमें मेरा जो स्टेटस है वो लीगल नहीं रहा ना। अब आपके पास वीजा कौन सा है सर? जी, अब आपके पास स्टेटस क्या है? अभी जो मेरे पास स्टेटस है वो मैंने अभी तो ये है कि यहाँ पे शादी की है, तो मुझे अभी भी हुई है मेरी शादी ना वो। ओके, ठीक है, अब मतलब सवाल कुछ, 2 साल हो गए। मेरे भाई आपका वीजा कौन सा है आपके पूछना पास? था कि जब मुझे यहाँ पे रहते हुए 10 साल हो जाएंगे तो क्या मैं अपना जो है वो मतलब इंडेफिनेट के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ या मुझे मैरिज रूल को पूरा करना पड़ेगा इसके ऊपर? आपने अभी सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके पास इस वक्त वीजा कौन सा मेरे भाई? मेरे पास इस टाइम जो है वो वीजा स्पाउस वीजा। और कब मिला था आपको? जी 2 साल में मुझे। वो अंडर द 10 years रूट या 5 years रूट? जी, अंडर द 5 years रूट मिला था, अंडर FLRM या अंडर द ह्यूमन राइट्स मिला 10 साल की बेस के ऊपर मिला था आपको? नहीं, अंडर 5 years जो है। ओके, राइट। आपकी, और आप इलीगल कब थे मेरे भाई? वो मुझे जो है वो 2017-18 में था। तो फिर अगर 17-18 में आप इलीगल थे तो स्पाउस वीजा आपको अंडर द 5 years रूट कैसे मिल गया? फिर 10 में मिला होगा आपको शायद। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो है वो अभी उसके बाद जो है वो मतलब जो है शादी की 2019 में ना, 2 साल हुए मुझे, तो तब 3 हो गया अभी तो। ओके, राइट। और आपकी मिसेज का स्टेटस क्या है मेरे भाई? वो यहाँ पे वो मतलब जो है वो ब्रिटिश है, ब्रिटिश सिटीजन। ठीक, राइट, थैंक यू। 2 सवाल थे आपके, आप टीवी पे आंसर सुने मेरे भाई। राइट, मेरे ख्याल में शायद भाई साहब को थोड़ा सा फिर देखना पड़ेगा यूके में लॉ क्या कहता है यूके के अंदर, कि अगर आपके पास यहाँ पे वीज़ा नहीं है, आप इलीगल हैं, ओवरस्टे हैं, ये विदाउट लीव टू रिमेन हैं, और आप यूके के अंदर शादी करते हैं, तो फिर आपको वीज़ा मिल जाता है अंडर द ह्यूमन राइट्स, लेकिन वो आपको 10 years रूट के अंदर डाल देते हैं। आपको 2.5 साल का वीज़ा पहले मिलता है और फिर आपको 3 एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी और 10 साल पूरे करने के बाद आपको इंडेफिनिट मिलेगा। अच्छा, इसके साथ एक प्रोविजन ये है कि अगर आपको 10 साल की बेस पे वीज़ा मिल गया और आपके पास राइट है कि सून आफ्टर आपको वीज़ा मिल गया
आप अपने आप को 10 साल के रूट से स्विच कर सकते हो 5 साल के रूट के अंदर। अगर तो आपने ये किया था कि आपको इनिशियल 10 साल के बेस पे वीज़ा मिला और फिर आपने इमीडिएटली स्विच करके 10 साल की वीज़ा फिलहाल एम आ गया, क्योंकि पहले आप इलीगल थे। जब आपके पास वीज़ा मिल गया, आपकी बाकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी, आपने सोचा कि मैं बजाय 10 साल वेट करने के मैं 5 साल पे जाता हूँ, तो ये बेस्ट ऑप्शन थी। तो आपको 5 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल जो है नेशनलिटी कब क्वालिफाइड करते हो। नेशनलिटी के लिए क्लियर रूल्स है कि जब भी आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी है, उससे कम से कम 10 इयर्स का आपका रिकॉर्ड चेक होएगा। और इन लास्ट 10 years में prior to make the application become a British citizen, you need to establish you never be the illegal, nor the overstayer, and you never stay any single day in the UK without leave to remain. अगर ये 3 चीजें पूरी हो रही होंगी तो यस आप क्वालिफाइड कर दोगे नेशनलिटी के लिए। अब एक बात तो मुझे क्लियर नजर आ रही है आपके केस में कि आपकी नेशनलिटी 2029 से पहले आपको शायद वो ग्रांट नहीं करेंगे। लेकिन अब आपका सवाल रेलेवेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे पर चेक करना है कि क्या अब आपको इंडेफिनिट कब मिलेगा। अगर तो ये केस था कि आपको उन्होंने जो भी आपने बोला कि 19 और 80 में या 70 में पे इलीगल थे 2 साल के लिए, फिर शादी की और आपको यहाँ वीज़ा मिल गया, मुझे काफ़ी हद तक वेरी कॉन्फिडेंट कि इन दिस सर्कमस्टांसेस द नॉर्मली होम ऑफिस जस्ट ग्रांट द वीज़ा अंडर द 10 years रूट। बट फिर भी आप चेक कर लें, जो डॉक्यूमेंट्स हैं किसी वकील को दिखा लें कि क्या आप 5 साल के बाद क्वालिफाइड करते हो या 10 साल के बाद क्वालिफाइड करते हो इंडेफिनिट के लिए। लेकिन सपोज करें कि भी आपको 2.5 साल हुए हैं और अब आपकी एक्सटेंशन है, तो अब भी आपके पास राइट है कि आप 10 साल की बजाय जब एक्सटेंशन अप्लाई करो, अगर आप तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हो तो आप 10 साल के रूट की बजाय 5 साल के अंदर अपनी फर्दर लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हो, एज फार एज कि आप तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। अच्छा, इसकी बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाता हूँ डिस्कशन पे। होता ये है कि जब आपके पास यहाँ पे स्टेटस नहीं है, होम ऑफिस आपको ग्रांट करता है वीज़ा कि ड्यू टू योर family and financial, either A or B, in any condition, those qualified under the human rights to stay in the UK, but on the human rights under the compassionate ground, we are more than happy to, we are going to be granted the visa, but in the last page वो कहते हैं कि you only will be qualified for indefinite to remain after you complete in the UK more than 120 months, which is equal to the 10 years. बहुत चांसेस कम हैं, बल्कि मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा अब तक किसी बंदे को कि वो इलीगल हो और वो ब्रिटिश सिटीजन से शादी करे और उसको वो 5 साल का स्टेट वीज़ा दें और उसके बाद इंडेफिनिट दें। यस, यूरोपियन के साथ ये राइट था कि अगर कोई इलीगल बंदा किसी यूरोपियन नेशनल से शादी करता था, उसको अंडर द 5 years रूट सीधा 5 साल का वीज़ा मिलता था एज ए यूरोपियन डिपेंडेंट। तो इसलिए चेक कर लें। अच्छा, यहाँ पे क्या आता है कि क्योंकि जब आप इलीगल थे तो आपको 10 साल के रूट पे डाल दिया, लेकिन इमीडिएटली वीज़ा मिलने के बाद आपके पास राइट है कि आप उसको स्विच कर सकते हो अंडर FLRM फॉर द 5 years रूट। उसकी रीज़न ये है कि इनकम आपके पास पूरी है, इंग्लिश आपने पास कर ली, और उसके बाद थर्ड ये था कि जो सबसे बड़ी आपको हर्डल्स थी वो ये थी कि आपके पास लीगल स्टेटस नहीं था, वो आपने मीट कर लिया। तो आपने अगर स्विच कर लिया है तो फिर आप क्वालिफाइड करते हैं। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो। जी फरमाइए। हाँ जी, रियाजगुल से मैंने बात करनी है, कैसे कर सकते हैं? मैडम आप लाइव है, मैं रियाजगुल बात कर रहा हूँ, बोले सवाल क्या आपका जी? हाँ जी, मेरा सवाल है कि मैंने मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है? वेरी सैड जी। सॉरी। हाँ, तो उनका केस चल रहा था, उसके बाद वो मेरे पे आ गया, ठीक है, असाइलम क्लेम किया हुआ है, ठीक है? तो अब मैंने केस डाला है, तो भाई बता दें क्या होगा? अभी आपने केस डाल दिया, डालना आपने जी? डाल दिया हुआ है। राइट। और आप कब से यूके में हैं एज ए डिपेंडेंट ऑफ योर हस्बैंड? 4 साल, 5वां साल शुरू है मेरा। आपने शादी रजिस्टर करवाई थी कि नहीं जी? आपने? नहीं, शादी नहीं, मेरा तो उम्र से हूँ, हम दोनों आए थे, सैलम किया था।
अच्छा, इकट्ठे आए थे आप एज ए पार्टनर? जी जी। ओके, ठीक है। देखिए मैडम, अब दो चीज़ें हैं। अगर तो किसी आप जो ब्रिटिश नेशनल की अगर डेथ होती है, तो फिर उसके डिपेंडेंट के पास डिफरेंट राइट होते हैं, क्योंकि वो अंदर डिसीज के तौर पे उनको यहाँ पे स्टेटस मिल जाता है। लेकिन अब आपके केस में क्या है कि आपके पास भी कोई स्टेटस नहीं है और आपके हस्बैंड के पास भी स्टेटस नहीं है। आप लोगों ने असाइलम क्लेम किया था। अब असाइलम उनकी तो डेथ हो गई, और जो आपने बताया था, जो आपका क्लेम है कि कौन-कौन सी रीज़न्स है, आपको किससे फ़ियर है, क्या या किससे आपको डर है, तो या आपकी लाइफ़ को लगता है कि वहाँ पे सेफ़ नहीं है। वो जो तमाम रीज़न थी, वो ऑटोमैटिक सारी की सारी आप पे भी सेम ही अप्लाई होएँगी। एप्लीकेशन आपने डाल दी है, अब आप आराम से बैठ जाएँ। ऑफ़ कोर्स एक ये वेरी सैड है आपके लिए, अब क्योंकि एक अब अकेले जाके वहाँ रहना आपके लिए मुश्किल भी होएगा। पहले तो आपके हस्बैंड आपके साथ थे। ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी जो फैक्ट्स हैं, आपके साथ उनको हमदर्दी भी करनी चाहिए होम्स को, क्योंकि आप अब विडो हैं और उनको चाहिए कि वो कंसिडर करें सारे मामलात को। एंड आई बिलीव कि जो आपका सॉलिसिटर होएगा, ये जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है, उसे ये तमाम जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये एक्सप्लेन किए होंगे टू होम ऑफिस, कि इन तमाम केस को कंसिडर करें। और आपका अगर पहला इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू हो गया आपका, कभी नहीं हुआ जी? नहीं, सेकंड होना है, होम ऑफिस में जो होना था वो हो गया। ठीक। अब क्या होगा कि जब सेकंड इंटरव्यू होएगा, तो अब वो दो चीज़ों को कंसिडर करेंगे। नंबर 1, जो आपने क्लेम किया हुआ है इमिग्रेशन, आप टीवी पे सुनिए आंसर प्लीज़, बेशक बंद कर दें फ़ोन। अब आपके केस में दो चीज़ों को जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो कंसिडर करेगा। एक, वो तमाम फैक्चुअल या जो आपका क्लेम था, उसकी तमाम जो सबमिशन है आपकी, और जो तमाम उसमें फैक्ट्स हैं, जो हिस्ट्री है, वो सारी काउंट होएगी। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट, ये जो फर्दर अनफॉर्चुनेट जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है आपके केस के अंदर, कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, क्या जो बर्डन पहले वो थोड़ा-सा बहुत बियर कर सकते थे आपके हस्बैंड, अब वो भी आप पे आ जाएगा, तो यू विल बी अनफॉर्चुनेट वेरी वल्नरेबल पोज़ीशन। और अब आपका यहाँ से रिमूवल और डिपोर्टेशन इज़ टोटली, आई थिंक इन मैं किसी इस लफ्ज़ बोल देता हूँ कि इज़ वेरी डेंजरस है आपके लिए। तो मेरे ख़्याल में होम ऑफिस इस बात को बिल्कुल कंसिडर करेगा। अब सेकंड बात ये कंसिडर देखने वाली होएगी कि क्या जब से उनकी डेथ हुई है, आपकी जो मेंटल या फिजिकल कंडीशन क्या है, ये भी अब काउंट होएगा। कि पहले आपको एक थोड़ी-सी सपोर्ट मिलती थी, जैसे हमारी एशियन फैमिलीज़ में होती हैं, कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट का भी चांसेस था। अब क्या वापस जाते हो तो क्या आपकी पोज़ीशन होएगी? इसी तरीके से जो उनकी डेथ की वजह से आपके भी जो मेंटल इफ़ेक्ट हुआ है, ये भी बिल्कुल काउंट होएगा। बट ये सारी की सारी चीज़ें जब आपका इंटरव्यू होएगा, आपका वकील आपको बताएगा कि आपने एक्सप्लेन करनी है, या सवाल पूछेंगे आपने उनको बताना है। अच्छा, यूके के अंदर जो भी केस है, जो भी क्लेम होता है, उसकी उनको 2 तरीके से एस्टेब्लिश किया जाता है। नंबर 1 ये होता है कि आपके पास जो भी आपका क्लेम है, उसकी फ़ेवर में आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है। और ये मोस्ट लाइकली जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, ये काउंट होती है कि जो आप क्लेम कर रहे अपने होम कंट्री के अंदर। आपके केस में वो तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि आपको आपकी लाइफ को ख़तरा है, आपके खिलाफ एफआईआर है, आपको थ्रेट मिला था, आपको लेटर आया था, फ़ोन आया था, ये धमकी आई थी, ये तमाम का तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो कि व्हिच इज़ गोइंग टू बी व्हिच इज़ एस्टैब्लिशिंग कि यू हैव अ सीरियस थ्रेट एंड फॉर प्रोसिक्यूशंस एंड यू हैव फियर ऑफ योर लाइफ इन पाकिस्तान, ये आपको जो भी कंट्री आपका है। लेकिन इसके साथ-साथ जो सेकंड एस्पेक्ट है, वो ये है कि आपका एक जो वर्बल या जो आपकी स्टेटमेंट है कि अब आपको कौन-कौन सी चीज़ों से अफ़ेक्ट हुआ है। वो सारी चीज़ें वो काउंट होती हैं, जिसको पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं, या जो आपकी आपने बयान देना है, वो मोस्ट लाइकली यूके के अंदर काउंट होंगी। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे कोई हो नहीं सकता। नंबर 2 ये है कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट शायद आपके जो भी अपोनेंट हैं या जो मुखालिफ हैं, उनकी यहाँ पे एक्सेस नहीं होएगी।
अब तो सिर्फ और सिर्फ जो आपने बयान देना है या अपने स्टेटमेंट देनी है उसको इमिग्रेशन ऑफिसर ने या जो भी क्लियरेंस ऑफिसर होएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसने जज करना कि क्या जो आप बोल रहे हो वो आपके जो सर्कमस्टांसेस है उसके साथ मैच करता है कि नहीं करता। इसलिए अगर आपके पास यूके का जो भी आपका क्लेम है, वैसे आपके ह्यूमन राइट्स का क्लेम है, आपके मेंटल का इशू है या बाकी चीज़ें हैं, इसमें आपको डॉक्यूमेंट से ज़्यादा आपने एक्सप्लेन करना है कि आपको कैसे-कैसे तमाम चीज़ें आप पे इफ़ेक्ट हो रही हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हमारे क्लाइंट को जब हम समझाते हैं कि आपका जो हकीकत है वो बयान करो ताकि जब भी कोई सवाल वो स्ट्रेट पूछें या ट्विस्ट अराउंड करें या उसको रिपीट करें या अदर वे राउंड करें तो फिर आपको जब एक बात होगी तो आपको बताने में आसानी रहेगी। होता ये कि हम लोग ज़्यादा यहाँ पे फोकस करते हैं कि वकील ने हमें क्या चीज़ बताया था सवाल या मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या कह रहे हैं, इसलिए 99% हमारी तमाम व्यूअर्स को ये कॉल से रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ कोई ऐसा ये रट्टे वाला काम नहीं है। हाँ, ये आप पूछ सकते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव से कि भई मैं अगर ये बात है तो इस किस एक्सटेंट तक मैंने आंसर करना है। जैसे हम क्लाइंट को हमेशा कहते हैं कि प्लीज़ ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको जो सवाल पूछा जाए जस्ट बी फोकस ऑन द क्वेश्चन। आपने उस पे स्टोरियाँ नहीं करनी और ट्राई टू बी जस्ट डू द क्लोज आंसर। उस पे लंबी-लंबी स्टेटमेंट दोगे तो वो भी आपके फेवर में नहीं जा रहा। और ये सेम जो वर्डिंग है ये हमेशा जो इंटरव्यूअर होता है और वो भी इस सवाल को कहता है कि प्लीज़ मेक योर आंसर शॉर्ट, प्रिसाइज़ एंड रेलेवेंट। तो इसलिए जब आपने जो स्टेटमेंट है आपने बतानी है या लिख के देनी है तो वो इतनी क्लियर, क्रोनोलॉजिकली और फैक्चुअली सिंपल और स्ट्रेट हो ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर को समझ में आसानी लगे और अगर कोई साथ उसके रेफरेंस दे सको तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट आपका जो सवाल था कि अब आपके केस में क्या बनेगा, अब देखिए मेरी बहन आपने केस डाल दिया है, एप्लीकेशन आपने उनको बोला कि हमारा इंटरव्यू करें। जब इंटरव्यू होएगा तो आप अपने जाने से पहले एक दफ़ा अपने वकील से डिस्कशन कर लेना और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने को दिखाने को दिखा देना। और मुझे लगता है कि जो आपने हालात बताए हैं इसमें इमिग्रेशन को आपके फेवर में डिसीजन देना चाहिए क्योंकि आपके ह्यूमन राइट्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं, आपकी यहाँ पे लाइफ अपने एडजस्ट हो रही है, आप यहाँ पे सोसाइटी में इंटीग्रेट हो गए हो, ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी लाइफ को खतरा है आपके होम कंट्री में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो लगता है कि कोई आपको फेवर में नहीं हुए डिसीजन आता तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस होएगा, ये आर्गुएबल होएगा और इसको फाइट करना चाहिए रिगार्डलेस वो आपको किस पॉइंट पे कहते हैं कि हम मुतमिन नहीं है या हमें सस्पिशियस है या हमें डाउट है, तो वो तमाम चीज़ें एक उनका अपनी असेसमेंट है। लेकिन आप जब तमाम चीज़ों को एड्रेस करोगे तो मेरे ख्याल में इमिग्रेशन को पोस्ट लेना पड़ेगा। अच्छा, जब असाइलम की बात हो रही थी, असाइलम में क्या होता है कि जब आप मेन एप्लीकेशन या कोई एप्लीकेंट असाइलम क्लेम करता है तो उसके पहले इंटरव्यू कॉल आती है, फिर उसके बाद डिटेल इंटरव्यू होता है। लेकिन अगर कोई डिसीजन अनफॉर्चुनेटली किसी की फेवर में नहीं जाता और फिर उसको खामोश होते हैं या कुछ फर्दर टाइम के बाद दोबारा अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस आपका क्लेम है उस पर रिलाई नहीं कर सकते। अगर फर्दर सबमिशन करनी होगी तो जब तक आपकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई आपकी चेंजेस नहीं है आपकी लाइफ के अंदर या आपके जो सर्कमस्टांसेस इंतहाई चेंज नहीं हुए तो फिर उन्हीं बातों पे दोबारा क्लेम करना वो एक सेंसिबली ऑप्शन नहीं होता। हाँ, फर्स्ट ये पे बिल्कुल कि अगर आपके इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपके केस को प्रॉपर कंसिडर नहीं किया, रिफ्यूज़ कर दिया है, राइट अपील मिला है, तो बिल्कुल यू शुड नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में जाएँ, कोर्ट में जाके फाइट करें क्योंकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स जज होते हैं वो हमेशा बड़े बैलेंस होते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर माइट बी के वन साइडेड डिसीजन ले, लेकिन जब आप जाते हो तो आपके जो सॉलिसिटर होते हैं जब ऑनरेबल जज को एक्सप्लेन करते हैं आपके हालात को, जो डॉक्यूमेंट एविडेंस दिखाते हैं तो उससे काफ़ी हमने डिसीजन रिवर्ट होते देखे हैं। तो लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। Hello. Brother, I wanted to ask a question. Yes, madam, go ahead, please.
Basically, my husband, he's on student visa. Mhm. I wanted to know if he could switch from student visa to a spouse visa from here in the UK. Mhm. Yeah, And that's my question. Yeah. so you want to ask me whether he can switch, or you want to ask me what is the requirement for the switching the visa from tier 4 to Wait. I wanted to ask if you could switch, yeah, Okay. from here in the UK. Right. Or does he have to go back to Pakistan? Okay, thank you, much appreciate for your call. Madam, as far as your question is very simple. If just let me take the one other call as well. Hello. जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है, अगर आप बच्चे के कॉन्टैक्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद आपका फिर अपनी वाइफ के साथ पैचअप हो जाता है, तो उसका फिर आगे सीन क्या होगा? मतलब दोबारा वाइफ से पैचअप कर सकते हैं या खत्म हो जाता है आपका रिश्ता? ठीक, थैंक यू। आप भी आंसर मेरे भाई। जी सर, थैंक यू। Let me answer the first question. The girls asked the question. She's a British citizen, and our future husband, or the husband, is a student visa, is under the student visa in the UK. Of course, madam, once you register your marriage in the UK, as far as if he have a leave to remain in the UK, he is eligible to make the application to switch from tier 4 student to FLRM, which is a dependent of the British citizen, which you are a British citizen. So as far as requirement, yes, you need to be established. Your income is more than 18,600. If you and your husband combined income is meet the criteria, yes, you can tick box. You will be qualified. Second, he need to establish he have English certificate, which is A1. If he is under the student visa in the UK, of course he had passed already. So it means you qualified. Third, you have accommodation, and the fourth, once you register your marriage in the UK with the registrar, he is eligible to switch from tier 4 student to under the FLRM as a dependent of the British citizen. He no need to leave the country. Yes, he can switch from here. Now I think second question है मेरे भाई, आपने चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई किया था इस वजह से कि यू आर लिविंग सेपरेट एंड यू अपार्ट। अगर अब आपकी सुलह हो जाती है एंड यू आर लिविंग टुगेदर, देन व्हाई यू नीड द चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर। तो फिर आप क्या करोगे? आपने अगर आप रिकनसाइल हो गया है मामला और आपकी सुलह हो गई, जो अच्छी बात है, तो आप जो चाहिए कि अपने, अगर आपने खुद अप्लाई किया था या फिर रिप्रेजेंटेटिव किसी वकील ने किया था, आप उनको बोलो कि कोर्ट को एक लेटर लिख दे कि वी वांट टू विथड्रॉ द केस ड्यू टू द चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, we was separated, now we live together, and we no need to be any documentary or order or anything or deed to meet the childs. So we are living together, we are in good relationship, whatever you are. तो आप अपने केस को विड्रॉ करने की कोशिश करोगे, तो जो आप खुद या आपका वकील जब कोर्ट को बता देगा तो वो आपका विड्रॉ हो जाएगा। अब इसमें होता क्या कि जो आपने फीस वगैरह लगाई है वापस नहीं आएगी, लेकिन गुड न्यूज़ है कि जैस आप इसमें अगर आपने अच्छा डिसीजन लिया है तो आप पे किसी किस्म का फ्यूचर में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं आएगा, या अगर आज विड्रॉ करते हो तो फ्यूचर की एप्लीकेशन की वो भी इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए आपको इमीडिएटली चाहिए कि आप इन्फॉर्म कर दें कोर्ट को बाय योरसेल्फ और बाय सोलिसिटर कि हम अपने इस केस को विड्रॉ करना चाह रहे हैं ड्यू टू कि वी आर लिविंग टुगेदर एंड आई हैव अ 24-hour कॉन्ट्रैक्ट विद चाइल्ड, देन व्हाई यू शुड गेट एनी सर्टिफिकेट और सील्ड ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए जरूरत खत्म हो गई आपकी। राइट, फैमिली केसेस में भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जब आप हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो रहे होते हो तो ये आपकी सेपरेशन तो दोनों बियर कर जाओगे, लेकिन बच्चों को हमेशा जो कोर्ट भी, जज भी और तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो कैफ हो, वो इसको काफ़ी सीरियस लेते हैं और बच्चों की वेलबींग और उनके जो जिसकी ग्रूमिंग है उसको उन्होंने हमेशा कंसिडर करना होता कि ये ना हो कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप ब्रेक होने की वजह से जो बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है या उसकी ग्रूमिंग है या उसकी जो पर्सनैलिटी डैमेज ना हो। तो इसलिए प्लीज़ कोशिश किया करें कि आप अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें और आपका थोड़ा सा ईगो की वजह से पता नहीं कितने बच्चों की लाइफ इफेक्ट होएगी। तो प्लीज़ फॉर द लेसन और एज ए रिक्वेस्ट टू आवर व्यूअर्स, जो फैमिलीज़ वाले हैं
अपने अंदर टॉलरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है सब पे। एंड गुड लक टू एवरीबॉडी। आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है, नेक्स्ट सेम वेडनेसडे सेम टाइम मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।